नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कुमार और आप देख रहे हैं पूर्व क्राइम स्पेशल। पुलिस वालों के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन वही अब आंख दिखाने लगे हैं। उनकी हरकत देखकर यही कहा जा सकता है कि एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। ये मामला राजधानी रांची के पुलिस लाइन से सामने आया है। रांची से ही एक और तस्वीर सामने आई है। उस तस्वीर को देखने के बाद उग्रवादियों के खिलाफ चल रहे अभियान पर सवाल उठ सकते हैं। इन अभियानों को धक्का भी लग सकता है, और धक्का तो उस खोटा सिंगर ने भी दिया है जिसकी करतूत देखकर आप भी चौंक जाएंगे। और बात एक ऐसे बाबा की भी होगी जिसने एक नाबालिग लड़की के लिए संन्यास छोड़ दिया। तो अगले आधे घंटे तक बने रही हमारे साथ, हम आपको दिखाएंगे जुर्म की हर बड़ी खबर। शुरू करते हैं पूर्व क्राइम स्पेशल। झारखंड में आखिर हो क्या रहा है? जिनके ऊपर कानून की हिफाजत की जिम्मेदारी होती है वही उसका मखौल उड़ा रहे हैं, वही लोग कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह कि मामला राजधानी रांची का है, वो भी सीएम सचिवालय से महज कुछ ही दूरी पर। क्या अब सरकार की आंख खुलेगी? झारखंड पुलिस किसी से नहीं डरती, सरकारी अधिकारी से भी नहीं डरती। चोरी और सीनाजोरी, सवालों के घेरे में झारखंड पुलिस। खाकी पर क्यों लगा चोरी का आरोप? क्या है मामले की हकीकत? लगता है कि झारखंड पुलिस अब बेलगाम हो गई है। उसे किसी से डर भी नहीं लगता। एक कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। लेकिन जब कोतवाल ही गैर कानूनी काम करने लगे और कार्रवाई करने गए अधिकारी को धमकी देने लगे, तो फिर कानून का राज कहाँ रह जाता है? सुनने में ये कड़वा लग रहा है, लेकिन है बिल्कुल सच। हम आपको वो बयान सुनवाने जा रहे हैं जिसमें धमकी दी जाती है कि ज्यादा हरकत में आओगे तो तबादला हो जाएगा। आप भी सुनिए पुलिस वालों ने क्या धमकी दी। गवर्नमेंट अधिकारी जो गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते हैं, प्रायः 90% बिजली अवैध रूप में जलाते पाए जा रहे हैं, जिस पर हर महीना मैंने FIR भी किया जा रहा है। पेपरबाजी भी हो रही है, लेकिन बोर्ड के प्रति, बिजली विभाग के प्रति कोई इन लोगों का सहयोग नहीं है। FIR करने पर धमकियां ही मिलती है कि ज़्यादा FIR करोगे तो ट्रांसफ़र करवा देंगे यहाँ से। लेकिन बिजली बोर्ड के हित में हमें कहीं भी जाना होगा, राजस्व बढ़ाने के हित में मैं तो करूँगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मामला क्या है, तो हम आपको पूरे विस्तार से मामला बताते हैं। सबसे पहले हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जो हमने 15 जून 2015 को दिखाई थी। अब बिजली चोरी करना कानूनन जुर्म है और इसके लिए आपको जुर्माना भरने के साथ साथ जेल भी जाना पड़ सकता है। लेकिन कानून का पालन कराने की जिम्मेदारी कानून के जिन रखवालों पर है, वही कानून की धज्जियां उड़ाते हुए बेधड़क बिजली चोरी कर रहे हैं। हमने ये मामला 15 जून को पहली बार उठाया था। रांची के पुलिस लाइन में बिजली का टोका लगाकर पुलिस वाले अपने घर को रोशन कर रहे हैं। तब इस खबर को दिखाए जाने के बाद उसका असर भी हुआ था। 54 आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ बाकायदा FIR भी दर्ज हुआ था। ये तो बात थी जो हमने आपको दिखाई थी, लेकिन अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तारीख 7 सितंबर 2015 का भी रुख करते हैं। हालात वही हैं, बदला कुछ भी नहीं है। हालात दरअसल ये हो गए हैं कि कार्रवाई करने गए बिजली विभाग के अधिकारी को धमकी दी जा रही है। कहा जा रहा है कि कार्रवाई के एवज में तबादला करवा दिया जाएगा, और इन सबके बीच बिजली की चोरी का खेल जारी है। सवाल है कि कानून कहां है? कार्रवाई किस जमीन पर हो रही है? क्या खाकी वाले सभी नियम कानून से ऊपर हैं, या फिर उनके आगे झारखंड की सरकार भी बेबस है? हम आपको वो बयान फिर से सुनवाते हैं जिसमें बिजली अधिकारी को धमकाया जाता है। बोर्ड के प्रति, बिजली विभाग के प्रति कोई इन लोगों का सहयोग नहीं है। FIR करने पर धमकियां ही मिलती है कि ज़्यादा FIR करोगे तो ट्रांसफ़र करवा देंगे यहाँ से।
लेकिन बिजली बोर्ड के हित में हमें कहीं भी जाना होगा, राजस्व बढ़ाने के हित में मैं तो करूँगा। राजधानी रांची, जहां सारे बड़े अधिकारी रहते हैं, सीएम का सचिवालय बगल में ही है, लेकिन सरकारी खजाने को चूना लगाना और फिर नियमों को ताक पर रखकर बिजली चोरी करना जारी है। जो भी अवैध कनेक्शन था उसके खिलाफ एफआईआर किया गया, 54 एफआईआर किया गया और उसके बाद हम लोग कैंप लगा के उनसे कुछ आवेदन भी लिए हैं। कैंप लगाया गया, उसमें हमें करीब 50 के आसपास आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें हमें उन्हें कनेक्शन देना है। सर वहाँ आवास 250 से ज़्यादा है, 50 कनेक्शन आवेदन आया है, इसका मतलब है कि 200 अभी भी इनलीगल है। लाइन कटी हुई है, जहाँ जहाँ है वहाँ लाइन कटी हुई है। अभी हम लोगों ने तो पिछले अभी 7 दिन से लाइन उनके यहाँ डिस्कनेक्टेड था, तो जहाँ आवेदन होगी वहाँ पे लाइन दिया जाएगा। सवाल उठता है कि क्या इन दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या फिर इनकी धमकी के आगे बिजली विभाग घुटने टेक देगा। अविनाश कुमार, जी मीडिया, रांची। और अब आपको दिखाते हैं एक ऐसा सच जिसे देखकर और सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। जी हां, इस सच से शायद सरकार की भी नींद खुले, वो भी जागे और उन आम लोगों की हिफाजत के लिए कदम उठाए जो लड़ना चाहते हैं, जो सरकार का साथ देना चाहते हैं, जो उग्रवादियों के खिलाफ खड़ा होना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल हकीकत इससे ठीक उल्टा है। आप भी देखिए चौंका देने वाली रिपोर्ट। झारखंड में उग्रवादियों के खिलाफ आवाज उठाना किस कदर महंगा पड़ता है, ये महेंद्र ठाकुर से बेहतर भला कौन समझ सकता है। ये भीख मांग रहा है, माफी मांग रहा है, गुहार लगा रहा है कि परिवार वालों को बख्श दो, छोड़ दो, गिड़गिड़ा रहा है कि अब वो दोबारा कभी उनके खिलाफ खड़ा नहीं होगा, दोबारा कभी उनके मामले में दखल नहीं देगा। इस विषय में भैया हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी बातें सामने उजागर हुई, हम तमाम बात वापस लेना चाहते हैं। हम पप्पू लोहरा जी के शरण में ही जाना चाहते हैं। हम इस केस को वापस लेना चाहते हैं। हमारे परिजन ने जहां भी शिकायत दर्ज कराया है, मैं उसको वापस लेना चाहता हूं। अब नक्सलियों के खिलाफ नहीं लड़ना चाहते आप, कोई मुकदमा नहीं चलाना चाहते? जी। क्यों डर गए हैं आप? हमारे परिजन दहशत में जी रहे हैं भैया। उनको रोज़ अगल बगल टोला टाटी के माध्यम से मैसेज कराया जा रहा है कि अपना बोलो बाबाद बिन को केस वापस लेने के लिए। गुहार लगाता यह है महेंद्र ठाकुर, लातेहार का रहने वाला महेंद्र ठाकुर। कभी इसने सोचा भी नहीं था कि ये दिन देखने को मिलेगा। इसने अपने इलाके में उग्रवादी संगठन JJMP यानी झारखंड जन मुक्ति परिषद के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। अब इसे अपने उसी आवाज़ की कीमत चुकानी पड़ रही है। पूरा परिवार खतरे में है। परिवार के लोगों की जिंदगी दांव पर लग गई है। हाल ये हो गया है कि अब महेंद्र खुद की जिंदगी को बर्बाद हो चुका मान रहा है, लेकिन गुहार लगा रहा है कि परिवार के बाकी लोगों की जिंदगी को बख्श दिया जाए। जी, नक्सली का कहना है कि ज़मीन छोड़ो, अगर ज़मीन रखना है तो जान दो, या जान देना है ज़मीन छोड़ो। तो अब क्या करना है इसमें? अब हम भी तो उसको फ़ोन से बड़ा धमकी मिला। हम बोले कि भैया तू ज़मीन रख लो, हमारा महेंद्र ठाकुर और समूह प्रसाद को जान छोड़ दो, हम लोग पूरे परिवार को बढ़िया चैन से रहने दो। महेंद्र को झारखंड जन मुक्ति परिषद के लोगों ने जमकर पीटा। इसके बाद इलाज करवाने के लिए महेंद्र रांची के गुरु नानक हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। अब गुहार लगा रहा है कि उग्रवादी संगठन के खिलाफ कभी खड़ा नहीं होगा। जब ये पूछा गया कि पुलिस का सहयोग मिलता है या नहीं, तो जवाब क्या था आप खुद ही सुन लीजिए। पुलिस क्यों नहीं मदद कर रहा आप लोगों को? पुलिस कोई मदद नहीं कर रहा है। पुलिस सब मिला हुआ है पूरा। IG तक वो तो बोलता है पप्पू लोहरा कि IG तक हम लोग को मिला हुआ है, इसलिए हम लोग पप्पू लोहरा से लड़ना नहीं चाहते हैं। अब एक तरफ तो झारखंड सरकार नक्सलियों के खिलाफ, उग्रवादियों के खिलाफ अभियान चलाती है, लेकिन दूसरी तरफ हकीकत कुछ और ही हालात बयां करती है। अब ऐसे में सवाल यह है कि उग्रवादियों के खिलाफ सरकार के अभियान को आम लोगों का सहयोग कैसे मिलेगा। और जाहिर सी बात है, आम लोगों के बगैर उग्रवादियों के खिलाफ लड़ाई जीत पाना मुश्किल है।
पप्पू लोहरा जिस संगठन का प्रमुख है उसका खौफ ऐसा है कि अब उनके खिलाफ जो लोग गांव में लड़ाई लड़ रहे थे जन समस्याओं को लेकर या जो गलत काम हो रहे थे उनके खिलाफ, अब वो लड़ाई लड़ने को तैयार नहीं हैं। महेंद्र ठाकुर हो सकते हैं एक उदाहरण हो, लेकिन झारखंड की ये हकीकत है और ये हकीकत अब जनता के बीच में इस तरह से खौफ कर गई है कि नक्सलियों के खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। कैमरा पर्सन अरुण के साथ अविनाश कुमार, जी मीडिया, रांची। झारखंड में एक दो नहीं बल्कि कई नक्सली संगठन उठ खड़े हुए हैं, उग्रवादी संगठन, जिन पर लगाम पाना सरकार के लिए इतना आसान भी नहीं है। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं। बात किशनगंज की। किशनगंज में एक ऐसा ठग का मामला सामने आया है जो कि दुकानदारों से ठगी करता था। वो नकली फूड इंस्पेक्टर बनकर दुकानदारों को अपना शिकार बनाता था, लेकिन फिर एक दिन उसकी करतूत कैमरे में कैद हो जाती है और मामले का पर्दाफाश होता है। कुछ नहीं, तो क्या करने आए आप? घूम रहे हैं आप, उस मिठाई दुकान में घुसे हैं। कौन अभी यहाँ क्या करने हैं? हाथ में कॉपी क्या है आपका? नहीं, ये तो चालान है। क्या चालान दिखाइए? क्या है ये चालान? क्या चीज़ है ये? दुकानदार का चीज जमा करना है। क्या जमा करना है? ये चालान। हाँ, तो आप क्यों जमा कीजिएगा? पार्टी सुनिए। हाँ, पार्टी आप रिटायर कब किए हैं? रिटायर हम 2007 में किए। 2007 में। अभी क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर? क्या करने आगे? हम आए थे इनको लाइसेंस के लिए बारे में कहने के लिए। क्या कहने के लिए? आप फूड इंस्पेक्टर बता रहे हैं? नहीं तो अभी खुद को आप नहीं, फूड इंस्पेक्टर बना रहे हैं, हर जगह आप घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। नहीं भाई, तो क्या करने अभी आप यहाँ पर? इनको डायरेक्शन देना थी कि चालान जमा करना है। क्या चीज़ का चालान? ये इसका ये लाइसेंस के लिए। क्या लाइसेंस? क्या लाइसेंस? फूड लाइसेंस। तो फूड लाइसेंस के लिए आप इसको क्या सलाह देने आए थे? इसी ना हाँ, क्या बोलिए आप बोलिए। हम सलाह देने यही आए थे कि पैसा जमा कर देना बैंक में, इसका चालान भरना होगा, ऑफिस ऑनलाइन निकलेगा, सब चीज़ बता दिए इसको। तो आप कौन है सलाह देने? कुछ नहीं। तो सुना आपने, ये जनाब हैं कृष्णदेव यादव। 2007 में ही रिटायर हो चुके हैं, लेकिन अब भी सक्रिय हैं। दुकानों में जाते हैं, लोगों को समझाते हैं, क्योंकि ये पहले स्वास्थ्य विभाग में थे, वहीं से रिटायर हुए हैं। लेकिन अब इन पर ठगी करने का आरोप लग रहा है। यह पूरा मामला किशनगंज से सामने आया है। किशनगंज के दुकानों में भाई साहब घूमते हैं और लोगों को डराने का भी इन पर आरोप है। हालांकि कृष्णदेव यादव अपने खिलाफ लगे इन आरोपों से इनकार करते हैं। आप दुकान घूम रहे हैं, घूस दिखा रहे हैं, पैसे वसूली कर रहे हैं आप। ये सब गलत बात। आप आइसक्रीम फैक्ट्री क्या करने पहुंच गए आज आप? हम कुछ नहीं। इनको फूड इंस्पेक्टर कहाँ पर है अभी आपके साथ? फूड इंस्पेक्टर को बोले कि उन लोगों को भेज दीजिए या पूर्णिया, यानी लोग पूर्णिया में हैं बस। और हम काम करते थे, छोड़ दिए। हर जगह धोस दे रहे हैं, हम फूड इंस्पेक्टर हैं, हर जगह सैंपल इकट्ठा कर रहे हैं आप। वैसे यहाँ के लोग इन्हें दलाल कहते हैं और इन पर अवैध वसूली का आरोप भी लगाते हैं। फूड इंस्पेक्टर जो है पूर्णिया में बैठल रहता है, उसका एक दलाल है जो यहाँ दुकान जाके वसूली करता है। और वह दलाल पहले स्वास्थ्य विभाग में था, स्वास्थ्य को तो खा गया, अब चला है जनता का राशन पानी दुकान बंद करने के लिए वह वसूली कर रहा है और उसको संरक्षण दे रहा है फूड इंस्पेक्टर, जो पूर्णिया में बैठ करके उनको जो है पीट ठोक करके भेज दिया है। आरोपों के मुताबिक ये खुद को फूड इंस्पेक्टर बताकर दुकानों में पहुंचते हैं, फिर दुकानों की जांच भी करते हैं। इसके बाद दुकानदारों को साहब से मिलने के लिए कहा जाता है। जब इनकी करतूत कैमरे में कैद की जा रही थी, तब भी इनके हाथों में कई कागज़ थे। आपको ये भी बता दें कि पूर्णिया के फूड इंस्पेक्टर को ही किशनगंज का भी प्रभार मिला हुआ है। ये जनाब दुकानदारों को जांच के नाम पर डराते हैं और फिर पैसे की उगाही करते हैं। साफ है कि इस तरह के कारनामे से सरकार को भी राजस्व की हानि होती है, वहीं मिलावटी सामान से लोगों की सेहत पर भी बुरा असर पड़ सकता है। क्या करने आया था दुकान में आपके साथ अभी बातचीत? बोला मैं सैंपल तुम्हें से ले गया था। बोले हाँ हम ही से ले गया था। क्या चीज़ का सैंपल? लड्डू का। हाँ। बोले हाँ हम ही से ले गया था। फिर उसका बाद बोलता है दे भेज के साहब से, बोले नहीं किए, बोले कर लेंगे हम। इस मामले को किशनगंज जिला पदाधिकारी के सामने लाया गया। उन्होंने मामले को गंभीर बताया
और जांच की बात कही। बहुत गंभीर बात है। इस तरह की बात है तो हम लोग उनका जांच करवा रहे हैं, कौन आदमी है, क्या उनकी पृष्ठभूमि है, तो उन पर हम लोग निश्चित हो। इस मामले में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगी। लेकिन राज्य में खाने पीने के सामानों की जांच कितनी होती है ये भी कोई छिपी बात नहीं, और इसी का फायदा उठाकर कुछ लोग अपनी रोटी सेकते हैं। अमित कुमार सिंह, जी मीडिया, किशनगंज। वो एक नाक के 2 टुकड़े कर देता है। जी हां, एक जिंदा नाक के 2 टुकड़े। क्या है पूरा मामला, ब्रेक के बाद बताएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वो खोरठा भाषा का सिंगर है, लेकिन उसने जो काम किया है वो उसे सवालों के घेरे में खड़ा कर देता है। एक म्यूजिक एल्बम की शूटिंग के दौरान उसने जो किया उसे अब उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसने एक जिंदा नाक के 2 टुकड़े कर दिए और फिर उसके दोनों टुकड़ों के साथ वो नाचता रहा, गाता रहा। धनबाद में एक बड़ा ही खौफनाक मामला सामने आया है। मामले का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हम आपको वो पूरी तस्वीर दिखा भी नहीं सकते। ये तस्वीर बेहद ही हैरान कर देने वाली है। लोग अक्सर बेजुबान जीवों के साथ खिलवाड़ करते हैं। ये मामला भी इन्हीं से जुड़ा है। धनबाद में एक म्यूजिक एल्बम की शूटिंग चल रही थी। शूटिंग के दौरान लोगों की काफ़ी भीड़ भी मौजूद थी। पूरी भीड़ के सामने ही हैवानियत की हदें भी पार कर दी जाती हैं। ये हमारे इस सभ्य समाज के लिए कहीं से भी शुभ संकेत नहीं है। इसे जायज़ कहने का तो सवाल ही नहीं उठता। धनबाद में स्थानीय भाषा के म्यूजिकल एल्बम की शूटिंग की जा रही थी। इस दौरान इस भाषा के मशहूर सिंगर सतीश दास भी मौजूद थे। लेकिन फिर वो होता है जो नहीं होना चाहिए था। बीच शूटिंग के दौरान एक जिंदा सांप को अपने हाथों से खींचा जाता है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, शूटिंग के दौरान ये नाग जिंदा है। नाग को साथ लेकर खेल हो रहा है। हाथों में नाग सांप को लेकर नाचगान भी जारी है। कभी गायक सतीश दास जिंदा नाग सांप को अपने हाथों में ले लेता है। इससे आगे की तस्वीर हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन आपको बता दें कि इसके बाद सतीश दास जिंदा नाग को अपने हाथों से 2 टुकड़े कर देता है। जी हाँ, वो एक नाग सांप के 2 टुकड़े कर दोनों टुकड़ों को अपने दोनों हाथों से लहराने लगता है। ये क्रूरता का चरम था। इस कारनामे के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है। लोग विरोध करते हैं और फिर शूटिंग बीच में रोकनी पड़ती है। वैसे इस मामले में शिकायत दर्ज करा दी गई है। वन विभाग ने सतीश दास के खिलाफ वन जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। ये बेहद शर्मनाक घटना है। इसको वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें न्यूनतम 3 साल के जेल का प्रावधान है और ये नॉन वेलेबल ऑफेंस है। तो पहले मुझे अभी सूचना मिली है, मैं इसकी जांच के लिए आदेश दे चुका हूँ और जांच की कार्रवाई चल रही है। इसका शीघ्र जो अभियुक्त है उसकी जानकारी मिल जाने के बाद तदुपरांत उस पर कार्रवाई की जाएगी। शूटिंग धनबाद के पांडरपाल में हो रही थी। इस घटना का वीडियो बाद में सामने आया। वीडियो देखकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि क्रूरता की सारी सीमा लांघ दी गई है। ये चूंकि अपने मनोरंजन में ऐसी घटना को अंजाम दिए जा रहे हैं, जो कि दर्शाता है कि ये कई चीज़ों को ये भूलते जा रहे हैं, अपनी संस्कृतियों से भी दूर होते जा रहे हैं।
तो ये बड़ा खेदजनक जो घटना है और आपने जो बताया इस संबंध में, ये बड़ा दुखदायी चीज़ है। बहरहाल लगता है कि ये लोग पिछली बातों से कोई सबक नहीं लेते। वन्य जीवों के साथ छेड़छाड़ के मामलों में कई बॉलीवुड अभिनेता पहले ही कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। महज थोड़ी देर के मनोरंजन के लिए बेजुबानों की जान लेना, उनके ऊपर जुल्म ढाना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। नितेश मिश्र, जी मीडिया, धनबाद। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है। वो उपदेश देता था, प्रवचन देता था, उसने संन्यास धारण कर लिया था, लेकिन जिसके घर में वो किराए पर रहता था उसी की बेटी के साथ उसे प्रेम हो जाता है। उसकी बेटी को लेकर बाबा जी फरार हो जाते हैं और फिर वो संन्यास को भी छोड़ने का प्लान कर लेता है। देखिए, ये तो मनुष्य हैं, हम भगवान नहीं हैं, गलतियां होती ही हैं। और मैंने अपनी बहुत सारी ज़िंदगी को यहाँ तक ले आया, अकेले ही जीता था पहले। फिर मैंने विचार किया कि मुझे विवाह करना चाहिए। मैं 33 वर्ष का हूँ जी। अब मेल तो नहीं लग रहा है, लेकिन प्रेम है तो बस प्रेम करता हूँ। तो सुना आपने, ये बाबा भी मानते हैं कि इनसे गलती हुई। ये भी एक मनुष्य है और इसलिए इन्होंने भी शादी कर ली। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये मामला है क्या, तो हम आपको बताते हैं। ये मामला धनबाद का है। बैंक मोड़ थाना की पुलिस ने एक नाबालिग युवती के अपहरण के आरोप में संजय पासवान को गिरफ्तार किया। संजय पासवान अपने आप को साधु बताता है। पुलिस संजय से कड़ाई से पूछताछ करती है। आपको बता दें कि पुलिस के गिरफ्त में आए संजय के खिलाफ पूर्णिया के हाट थाना में अपहरण का मामला दर्ज था। एक पिता ने अपनी बेटी के अपहरण का मामला दर्ज कराया था। उस मामले में संजय पासवान की गिरफ्तारी की जाती है। उड़ीसा के रहने वाले नारायण दास था, वो भी अपने को सत्संगी कहता है, जिसका फोटो इसके घर से निकाला है अभी। उसी के यहाँ ये आता था। उस भागवत कथा में हिंदू होने के नाते हम लोग भी उस नारायण दास के यहाँ जाते थे। मेरी बच्ची को इसने उसी के आश्रम में अपने कब्जे में किया। पूर्णिया पुलिस के साथ युवती के परिजन भी धनबाद पहुंचते हैं। दरअसल संजय पूर्णिया में युवती के घर में रहता था। वहीं से युवती को लेकर वो फरार होता है। खबर यह भी है कि संजय और युवती ने शादी भी कर ली है। दोनों पिछले 2 महीने से साथ रह रहे थे, लेकिन शादी का कोई भी सबूत पुलिस को दिखा नहीं सके। मामला मैं उस लड़की से प्रेम करता हूँ और मैंने उससे विवाह किया है, पत्नी बना करके रखता हूँ। और इनके पिताजी भी पहले चाहते थे कि हम दोनों साथ में ही रहें। उन्होंने फ़ोन पर भी कहा कि जब आप दोनों ने शादी कर लिया है तो ठीक से रहिए, लेकिन ये मुझे जानकारी नहीं था। उन्होंने चुपके चुपके केस कर दिया। संजय के खिलाफ इससे पहले भी नवगछिया में मामला दर्ज हो चुका है। वहाँ भी इस बाबा के खिलाफ एक मामला चल रहा है। पुलिस ऐसे और मामलों की जांच कर रही है। इन सब के बीच युवती भी भगा कर ले जाने की बात से इनकार करती है। इसका कहना है कि संजय पासवान उर्फ बाबा जी से ये प्यार करती है। दोनों की मुलाकात पूर्णिया में ही एक आश्रम में हुई थी। आपका उनसे दोस्त साधु के साधु है ना, कथा उठा करके बेचती और पापा भी उसी टाइप का काम करते थे, साथ में रहते। एक आश्रम में हम भी गए थे और उस आश्रम में वो भी आए थे, तो उसी से हम लोग जाने। फिर उसके बाद वो चले गए थे जेल। उसके बाद वहाँ से फिर आए किसी ने मेरे घर पे आए। एक ऐसे ही छोटा मोटा मतलब नारायण दास जी नाम का एक साधु है, उन्हीं के पास वो भी जाते थे, हम भी गए। तो पीड़ित पिता का कहना है कि धर्म की आड़ में इसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो रही है। पिता बाबा पर आरोप भी लगाते हैं। कहते हैं कि किसी को भी ये बाबा वश में कर सकता है। फिलहाल पुलिस ने बाबा को गिरफ्तार कर लिया है।
पूर्णिया से रिलेटेड है। पूर्णिया के जानसी हाट थाना में केस हुआ है, जो केस नंबर 388/15 है। इसमें जो है ना, जो संजय कुमार पासवान उर्फ सच्चिदानंद जो है स्वामी जी उर्फ जो है स्वागतानंद जी महाराज, ये प्रवचन के क्रम में रहते थे। 1.5 महीना प्रवचन किए, भागवत कथा किए और वहाँ उनकी लड़की कोई जो लड़की नाबालिग है ज्योति कुमारी, उसको फंसा कर ले मई से लेके यहाँ 2 मई और जून 2 माह पहले ही ले आए और धुआ टांग में रहते। इस संबंध में वहाँ खजांची थाना में केस हुई, वहाँ से पुलिस आई है और उनको जो है गिरफ्तार किया गया, लड़की को बरामद किया गया है। ये अपने दोष स्वीकार किए हैं। अब ये तो पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही पता चल सकेगा कि पूरे मामले में दोषी कौन है। लेकिन दूसरों को उपदेश देने वाले कथित बाबा का ये आचरण कहीं से भी जायज़ नहीं कहा जा सकता। ऐसे में ज़रूरत है कि पहले खुद के आचरण को आंकें और फिर दूसरों को उपदेश दें। फिलहाल बाबा जी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। नितेश मिश्र, जी मीडिया, धनबाद। जुर्म की दुनिया की खबरों में आज बस इतना ही। आप रहिए सावधान और बाखबर, क्योंकि जुर्म कहीं भी और कभी भी हो सकता है। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।